वन कंसेप्ट सेतु चैनल में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम द हिंदू में आए हुए आर्टिकल से 20 इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी सीखेंगे हर रोज़। तो आज जो हमने आर्टिकल चूज़ किया है उसका नाम है ब्रिक्स इंडिया समिट नीड्स ए ग्रीन एंड रेजिलिएंट एजेंडा, और ये आर्टिकल आया था 23 जनवरी 2026 को। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 20 वोकैब। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ रेजिलिएंट, विच मीन्स एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। अब ये समझ लीजिए रेजिलिएंट एक मतलब ये होता है कि एक बंदा जो हर किसी सिचुएशन से उभर सकता है उसको आप रेजिलेंट बोल सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन को भी आप रेजिलेंट बोल सकते हो हिंदी में, जिसका मतलब होता है लचीला या फिर संकट से उभरने वाला। आप इसके सिनोनिम सीख लीजिए, वो है स्ट्रॉन्ग, अडेप्टेबल और टफ। इसके एंटोनिम, अगर कोई अडेप्टेबल है, कोई टफ है, तो उसका एंटोनिम बन जाएगा वीक एंड फ्रेजाइल। अब हम देख लेते हैं 3 ऐसे सेंटेंस जिस पे आप रेजिलिएंट का वर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे ये पहला जो सेंटेंस है वो हमने आर्टिकल से लिया है। द आर्टिकल स्ट्रेसेस द नीड फॉर ए रेजिलिएंट एजेंडा टू डील विद द क्लाइमेट चेंजेस। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज से उभरने के लिए एक टफ एजेंडा चाहिए जो कि आगे जाके क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सके। सेकंड लाइन आप देखिए, द विलेज रिमेड रेजिलिएंट इवन आफ्टर रिपीटेड फ्लड्स। मतलब मान लीजिए एक गांव है जिसमें रिपीटेडली फ्लड्स आए हैं, उसके बाद भी वो विलेज एकदम रेजिलिएंट है, एकदम टफ है कि वो सारी सिचुएशन को कूप अप कर सके। थर्ड आप देखिए, रेजिलिएंट इकोनॉमी कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। एक ऐसा इकोनॉमी जो कि टफ है, जो कि स्ट्रांग है, वो इजीली रिकवर कर पाएगा अगर ग्लोबल कभी क्राइसिस आता है तो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा, जिसका मतलब है ए प्लान और ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं कार्यसूची या फिर उद्देश्य। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप पिकनिक में जा रहे हैं, तो आप लोगों ने एक प्लान डिसाइड किया है कि हमको पिकनिक पे जाके क्या क्या करना है। मान लीजिए आपने ये प्लान किया कि हम पिकनिक में जाने के बाद हम लोग ट्रैक करेंगे, तो ये हो गया आपका एक एजेंडा कि हम पिकनिक पे जाके क्या करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि हम वहाँ पे जाके ट्रैक करेंगे। सो दिस आर कॉल्ड एजेंडास, जैसे प्लान, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव। अब नॉर्मली एजेंडास कहाँ यूज़ होते हैं? एजेंडास नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हुआ है तो उस मीटिंग में नॉर्मली एजेंडास निकलते हैं। जो प्लान होता है मीटिंग का उसको आप मेनली एजेंडा बोलते हो। तो अगर मैं एजेंडा का सिनोनिम बताता हूँ तो प्लान, प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्टिव है। और अगर मैं उसका एंटोनिम बताऊँ तो अगर आप लोग प्लान नहीं करना चाह रहे हो तो उसको क्या बोलोगे? नेग्लिजेंसी या फिर नेग्लेक्ट होना या फिर इनएक्शन करना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके 3 सेंटेंसेस में यूज़ देख लेते हैं। जो पहला हमने लिया है वो आर्टिकल्स है, क्लाइमेट चेंज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ब्रिक्स समिट एजेंडा। मतलब ब्रिक्स समिट का जो एजेंडा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है क्लाइमेट चेंज। देन एजुकेशन रिफॉर्म इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंडा। गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें एजुकेशन रिफॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। द एजेंडा वॉज डिस्कस्ड बिफोर द मीटिंग बिगैन। तो जो एजेंडा या फिर मीटिंग का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मीटिंग शुरू होने के पहले ही डिस्कस कर लिया गया है। तो द एजेंडा वॉज डिस्कस्ड बिफोर द मीटिंग बिगैन। ओके, सो ये रहा हमारा वर्ड एजेंडा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबिलिटीज़, जिसका मतलब होता है वीकनेसेस दैट कैन बी हार्म्ड और एक्सप्लॉइटेड। अब वल्नरेबिलिटीज़ क्या होता है? जैसे मान लीजिए वल्नरेबिलिटी आप कहाँ बोल सकते हो? जैसे मान लीजिए जैसे बच्चे, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि दे आर वल्नरेबल टू डिजीजेस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी कम होती है, तो उनके अंदर क्या है? उनके अंदर कमजोरियाँ हैं। तो वीकनेसेस दैट कैन बी हार्म्ड और एक्सप्लॉइटेड, वो कमजोरियाँ ऐसी हैं जिसके कारण उनको हार्म पहुँचाया जा सकता है। तो उसको हिंदी मतलब होता है कमजोरियाँ या फिर असुरक्षाएँ। सिनोनिम अगर मैं बोलूँ, वल्नरेबिलिटीज़ की जगह आप यूज़ कर सकते हैं वीकनेसेस, रिस्क, एक्सपोजर। एंटोनिम स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी। अब इनके 3 सेंटेंसेस में यूज देख लेते हैं। द आर्टिकल हाईलाइट्स क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज फेस्ड बाय द ग्लोबल साउथ। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ग्लोबल साउथ जो है वो क्लाइमेट चेंज में कौन सी कमजोरियाँ फेस कर रहा है। पुअर हाउसिंग इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटीज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। अगर आपका घर पुअर तरीके से बना हुआ है तो वो जब नेचुरल डिजास्टर होगा तो उसकी कमजोरियों का शिकार बनेगा वो हाउसेस। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइड इकोनॉमिक एंड सोशल वल्नरेबिलिटीज। जो रिपोर्ट दिया गया है उससे ये पता चलता है कि इकोनॉमिकली और सोशली क्या क्या कमजोरियाँ रह गई है। ओके, तो ये रहा हमारा तीसरा वर्ड वल्नरेबिलिटीज। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ मल्टीलैटरल, जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग मेनी कंट्रीज़ और पार्टीज़। हिंदी में इसका मीनिंग होता है बहुपक्षीय। तो मल्टीलैटरल का मतलब होता है जिसमें मान लीजिए कि आपने कोई एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारे कंट्रीज या फिर बहुत सारे पार्टीज़ को एक साथ लेके काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको आप बोलोगे एक मल्टीलैटरल वर्क। ठीक है, इसका सिनोनिम आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल या फिर कलेक्टिव। और इसका एंटोनिम आप बोलोगे यूनिलैटरल, मतलब कलेक्टिवली नहीं, अलग अलग, या फिर बायलैटरल। अच्छा, 3 सेंटेंस में हम इसके यूज़ देख लेते हैं। ब्रिक्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 कंट्रीज एक साथ मिलकर कोऑपरेट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट कंट्रीज एक साथ मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म। कंट्रीज ज्वाइंड इन मल्टीलैटरल टॉक्स ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीज को ज्वाइन करना पड़ रहा है और वो लोग मिल के बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली एक साथ बात कर रहे हैं, मतलब मल्टीलैटरल टॉक्स कर रहे हैं।
मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स प्रमोट ग्लोबल स्टेबिलिटी। मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, अगर डिफरेंट डिफरेंट नेशंस एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर दोनों एग्रीड हो या फिर सारे कंट्रीज जो है वो एग्रीड हो तो फिर ग्लोबल स्टेबिलिटी आएगा। वो इंडिविजुअल एग्रीड होने से नहीं होगा, वो कलेक्टिवली मल्टीलैटरल एग्रीमेंट चाहिए होता है। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीलैटरल। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब होता है मेकिंग समथिंग स्टेडी और बैलेंस्ड। मतलब कोई भी सिचुएशन को अगर स्टेबल करना हो, अगर उसको बैलेंस करना हो, तब आप उस सिचुएशन को नाम दोगे स्टेबलाइज करना। हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं स्थिर करने वाला। इसका सिनोनिम वो तो ईजी है, बैलेंस करना या फिर स्टेडिंग करना। और उसका एंटोनिम क्या होगा? अगर कोई स्टेबलाइज है तो उसको डिस्टेबलाइजिंग करना होगा उसका एंटोनिम। अब इसके 3 सेंटेंसेस में यूज़ देख लेते हैं। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ए स्टेबलाइजिंग रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। मतलब दुनिया का जो क्लाइमेट एक्शन है उसमें स्थिरता लाने के लिए इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। दैट मीन्स स्टेबलाइजिंग रोल। सेकंड, द पॉलिसी हेल्प इन स्टेबलाइजिंग फूड प्राइसेस। फूड के जो प्राइसेस हैं उनको बैलेंस आउट करने के लिए ये वाला जो पॉलिसी आ रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स स्थिर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टेबलाइज द मार्केट। गवर्नमेंट जब मार्केट में इंटरवेंशन कर रही है उसके बाद मार्केट जो है वो स्टेबलाइज हो गया है। मार्केट एक फिक्स स्टडी बैलेंस हो गया है। ओके, सो दिस इज द वर्ड स्टेबलाइजिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव का मतलब है, जैसे हमने मल्टीलैटरल पढ़ा था वैसे ही कोलैबोरेटिव का ही मतलब होता है इन्वॉल्विंग कोऑपरेशन विद अदर्स। मतलब सिर्फ अकेले काम ना करना, इंडिविजुअल काम ना करना, सारे लोग मिल के काम करना, तो एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। या फिर इसका आप सिनोनिम भी आप पढ़ सकते हो, होता है कोऑपरेटिव या फिर जॉइंट। एंटोनिम अगर आप जानना चाहते हो कोलैबोरेटिव के, वो होगा कॉम्पिटिटिव एंड इंडिविजुअल। अब 3 सेंटेंसेस में इसके यूज़ देख लेते हैं। द आर्टिकल कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव एक्शन अमंग ब्रिक्स नेशन। जो आर्टिकल हमने बनाया है वो आर्टिकल कोलैबोरेटिव एक्शन मांग रहा है सारे ब्रिक्स नेशन से। सारे ब्रिक्स नेशन एक साथ मिलकर काम करें वो मांग रहा है। स्टूडेंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यूजिंग कोलैबोरेटिव मेथड। स्टूडेंट्स जो है वो अपने सब लोग मिलके जो प्रोजेक्ट है वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव मेथड। कोलैबोरेटिव अप्रोच इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। सारे लोग मिलकर अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई अप्रोच ले रहे हैं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, तो कोलैबोरेटिव अप्रोच। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? जियो पॉलिटिक्स का मतलब है जो ग्लोबल पावर्स जियोग्राफी के लिए पॉलिटिक्स करते हैं उनको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में भू राजनीति। इसका आप सिनोनिम अगर देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बोल सकते हैं या फिर ग्लोबल स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। और उसका एंटोनिम, टेक्निकली उसका एंटोनिम तो होगा नहीं, पर आप मान लें तो ये बोल सकते हैं अगर वो देश के बाहर का पॉलिटिक्स है, या आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज एंटोनिम बोल सकते हैं। हम 3 सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाइमेट फाइनेंस इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय जियो पॉलिटिक्स। क्लाइमेट फाइनेंस इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करके ये डिसाइड होता है कि क्लाइमेट के लिए कितना पैसा लगाना है, वो पूरा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑयल प्राइसेस ऑफन चेंज ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स जब चेंज होता है तो ऑयल प्राइसेस चेंज होता है। जैसे मान लीजिए जब अमेरिका जैसे वेनेजुएला में अटैक कर चुका है तो अब ऑयल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है जब जियो पॉलिटिक्स चेंज होता है तो ऑयल प्राइसेस भी चेंज होते हैं। जियो पॉलिटिक्स अफेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन। डेफिनेटली जब इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बदल जाते हैं जियो पॉलिटिक्स के कारण। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको कहा जाता है इम्पेरेटिव। हिंदी में आप इसको अनिवार्य या फिर अवश्य, अत्यावश्यक, माफ़ कीजिएगा, अत्यावश्यक बोला जाता है। इसका सिनोनिम है एसेंशियल एंड नेसेसरी। एंटोनिम आप बोल सकते हैं ऑप्शनल एंड अननेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं है। 3 सेंटेंसेस में हम इसकी यूज़ देख लेते हैं। क्लाइमेट एक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज एन इम्पेरेटिव इन द आर्टिकल। डेफिनेटली क्लाइमेट एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू फॉलो सेफ्टी रूल्स। किसी भी काम में सेफ्टी रूल्स जो है उसको फॉलो करना अनिवार्य होता है, इम्पेरेटिव होता है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम ए ग्लोबल इम्पेरेटिव। एनवायरनमेंट को बचाना ये एक ग्लोबल इम्पेरेटिव है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है पूरे वर्ल्ड के लिए। फाइन, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कंटिन्यू विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर नीड्स। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि पानी, ठीक, आपने किसी इंडस्ट्री में पानी को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उस पानी को ख़राब करके फिर नदी में छोड़ दिया। क्या ये ठीक है हमारे क्लाइमेट के लिए? ठीक नहीं है। पर अगर मान लीजिए जैसे हमारे वाटर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर को क्या किया जाता है? बस स्टोर किया जाता है और उसी वाटर से इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाता है। क्या उससे वाटर का पोल्यूशन होता है? नहीं होता है। तो आप मान लीजिए कि वो जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम में बोल सकते हैं ड्यूरेबिलिटी और बैलेंस, और एक्सप्लोरेशन होगा इसका एंटोनिम, और इंस्टेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज़ ए की फोकस ऑफ द ब्रिक्स डिस्कशन। सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ब्रिक्स डिस्कशन के लिए कि कैसे हम डेवलपमेंट भी ला सकते हैं और क्लाइमेट को भी ख़राब ना करें। सेकंड, सेविंग वाटर सपोर्ट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। पानी बचाना जो एनवायरनमेंट पे स्थिरता लाता है। सस्टेनेबिलिटी इंश्योर्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। अगर आप सस्टेनेबिलिटी को मान के चलोगे तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ ए कंट्री। किसी भी देश का जो बेसिक फैसिलिटी है, सिस्टम है, उसको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके सिनोनिम देखिए, फैसिलिटीज़, फ्रेमवर्क, एंटोनिम आपको मिलेगा नेग्लेक्ट एंड ब्रेकडाउन। 3 सेंटेंसेस में हम इसकी यूज़ देख लेते हैं। क्लाइमेट रिस्क थ्रेटन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी कंट्रीज। जो देश के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्लाइमेट रिस्क की वजह से थ्रेटन हो रहे हैं। रोड्स एंड ब्रिजेस आर पार्ट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और ब्रिजेस इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो इकोनॉमी को ग्रोथ करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास कोई एक तालाब है, ठीक है, उसमें मछली है, फ्रॉग्स है, वहाँ पे जो पानी के अंदर पौधे वो है, तो वो सारा मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। अब इसके सिनोनिम में आपको मिलेगा हैबिटेट और एनवायरनमेंट। एंटोनिम में आर्टिफिशियल सिस्टम। जो इकोसिस्टम नॉर्मली नहीं बना है, अगर आप आर्टिफिशियली कोई इकोसिस्टम बनाते हो उसको होता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम। इसका यूज़ देख लेते हैं। आर्टिकल वॉन्स दैट क्लाइमेट चेंज हार्म्स इकोसिस्टम। क्लाइमेट चेंज जब होगा तो वो इकोसिस्टम पे इफेक्ट करेगा। फॉरेस्ट एंड रिवर्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम ऑब्वियसली। हेल्दी इकोसिस्टम सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। जो इकोसिस्टम हेल्दी होगा वो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिफाइड करने में हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ एडेप्टेशन। इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट टू न्यू कंडीशंस। नए कंडीशन में आप आते हो, वहाँ पे आप एडजस्ट करते हो, उसको आप बोल सकते हो एडेप्टेशन। हिंदी में आप उसको बोलते हैं अनुकूलन। सिनोनिम आपको मिलेगा एडजस्टमेंट या फिर मॉडिफिकेशन। एंटोनिम में रेजिस्टेंस, रिजिडिटी। 3 सेंटेंसेस में हम उनकी यूज़ देखते हैं। क्लाइमेट एडेप्टेशन इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लिवलीहुड्स। तो जो हमारा नॉर्मल लाइवलीहुड है उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो क्लाइमेट एडेप्शन चाहिए। क्लाइमेट के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। फार्मर्स आर लर्निंग न्यू टेक्निक्स फॉर अडाप्टेशन। फार्मर्स नए नए टेक्निक ला रहे हैं ताकि वो ग्लोबल मार्केट से वो भी अडाप्ट रहे और जो नए हाइब्रिड सीड्स वगैरह हैं वो यूज़ करें ताकि उनके जो फसल है वो भी ग्रो करें। ओके, अडाप्टेशन हेल्प्स सोसाइटी सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंज। अगर सोसाइटी एनवायरमेंटल चेंज के साथ खुद को अडाप्ट करेंगे तो सोसाइटी सर्वाइव करने में हेल्प होगी। ओके, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है कवरिंग एवरीवन विदाउट एक्सक्लूशन। सबको इंक्लूड करना। ओके, समावेशी। सिनोनिम आप बोलेंगे कम्प्रिहेंसिव एंड फेयर। एंटोनिम में है एक्सक्लूसिव, डिस्क्रिमिनेटरी। अब 3 सेंटेंसेस में हम इसकी यूज़ देखते हैं। इंडिया प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द ब्रिक्स एजेंडा। इंडिया चाहता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, सबको लेके डेवलपमेंट हो। स्कूल्स शुड प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको लेके एजुकेशन करे, मतलब किसी को ना छोड़े। अगर एक स्कूल, किसी एक गांव में कोई एक स्कूल है, उस स्कूल का ये काम है कि उस गांव में जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेशन मिले। इंक्लूसिव ग्रोथ रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। अगर सबको ग्रोथ मिलेगा तो इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है एबिलिटी टू गाइड और इन्फ्लुएंस अदर्स। जो लीडर होता है, जो लीडर होता है उसको, उसकी जो क्वालिटी है उसको बोला जाता है लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व। सिनोनिम है गाइडेंस और अथॉरिटी। एंटोनिम आपको मिलेगा वीकनेस एंड फॉलोअरशिप। 3 सेंटेंसेस में हम इनकी यूज़ ले लेते हैं। द आर्टिकल हाईलाइट्स इंडियाज लीडरशिप रोल इन द ब्रिक्स। इस आर्टिकल में इंडिया ब्रिक्स में जो लीडरशिप क्वालिटी दिखा रहा है अपनी, उसके बारे में बताया जा रहा है। गुड लीडरशिप बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग पीपल। अच्छा लीडरशिप जो होता है वो लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करता है। लीडरशिप इज एसेंशियल ड्यूरिंग क्राइसिस। कोई भी क्राइसिस सिचुएशन हो उसमें लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर और सिस्टम। एक सॉरी, हिंदी में जिसको बोला जाता है ढांचा। कोई भी आप काम ले लो जिसमें अगर एक फ्रेमवर्क नहीं होगा, एक सिस्टम नहीं होगा, तो वो काम ठीक से एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो इसका सिनोनिम में बोलोगे स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम। एंटोनिम में बोलोगे केओस हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना। केओस हो जाना मतलब जो काम है वो हौच पौच हो जाना, उसको ठीक से ना कर पाना। 3 सेंटेंसेस में हम इसकी यूज़ देख लेते हैं। द समिट डिस्कसेस ए फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, सॉरी क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ खर्चा करना है क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, उसका एक फ्रेमवर्क बनेगा। ठीक है, वो समिट में डिस्कस हुआ है। रूल्स प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर डिसिप्लिन होना है अपने लाइफ में तो आपको कुछ रूल सेट करने होंगे, वही रूल होंगे आपका ढांचा जो आपको डिसिप्लिन बनाएगा। ए लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। ए लीगल फ्रेमवर्क इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई एक लीगल फ्रेमवर्क ऐसा ढांचा बना है जो लीगल सिस्टम से बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी रहता है कि ये काम किसने किया है, इसके लिए लायबल कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इजी, फाइनेंस। हम सबको पता है फाइनेंस का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलता है वित्त। और सिनोनिम आपको बोलोगे फंडिंग एंड कैपिटल। एंटोनिम में इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। 3 सेंटेंसेस में आप इसको बोल सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस इज अ मेजर कंसर्न फॉर डेवलपिंग नेशन। मनी को कैसे मैनेज करना है क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, वो एक डेवलपिंग नेशंस के लिए बड़ा कंसर्न है। स्मॉल बिजनेस नीड एक्सेस टू फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस सपोर्ट्स नेशनल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं।
इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब होता है फेयर एंड जस्ट, न्याय संगत, फेयर एंड जस्ट, जो इक्विटेबल हो, फेयर हो, ठीक है। सिनोनिम में आपको मिलेगा फेयर एंड जस्ट, एंटोनिम अनफेयर एंड बायस्ड। द आर्टिकल डिमांड्स एन इक्विटेबल क्लाइमेट सोल्यूशन, एक फेयर क्लाइमेट सोल्यूशन हो, ऐसा नहीं हो कि जो सिर्फ गरीबों के लिए हो और अमीरों के लिए कोई ना हो, ठीक है। कि मतलब गरीबों को बोल देगा आप पेड़ ना काटो और अमीर अपने अपने घर पे वुडन फर्नीचर्स यूज़ करें, वुडन दरवाजे यूज़ करें। सो दिस शुड नॉट बी देयर। इक्विटेबल क्लाइमेट सोल्यूशन होना चाहिए, फेयर सबके लिए। रिसोर्सेज शुड बी शेयर्ड इन एन इक्विटेबल मैनर, जो भी रिसोर्सेज है वो इक्विटेबल मैनर में फेयर तरीके से शेयर होना चाहिए। इक्विटेबल पॉलिसीज प्रमोट सोशल जस्टिस, अगर सबके लिए पॉलिसीज फेयर होंगे तो जस्टिस भी ठीक ठाक मिलेगा सबको, ओके। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होना। जैसे मान लीजिए आइस है जो वाटर में चेंज हो रहा है, तो इसको आप बोल सकते हैं ये आइस टू वाटर, ये एक ट्रांजिशन है। तो इसको संक्रमण या फिर परिवर्तन भी कहा जाता है। सिनोनिम आपको बोलोगे शिफ्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। एंटोनिम में स्टेबिलिटी, परमानेंस, ओके। 3 सेंटेंसेस में हम इसकी यूज़ देख लेते हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस द ट्रांजिशन टू ए ग्रीन इकोनॉमी। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी में कैसे कन्वर्ट करें जिसमें क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट कम पड़े, ओके। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज चैलेंजिंग। स्कूल से कॉलेज में जाने का जो ट्रांजिशन है वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है। स्मूथ एनर्जी ट्रांजिशन इज रिक्वायर्स प्लानिंग। एक अच्छा एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसको उसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए होती है, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड और फोर्स ऑफ प्रोग्रेस। मोमेंटम पाना, मोमेंटम मतलब होता है गति, रफ्तार। तो मोमेंटम का क्या मतलब, आप क्या समझेंगे मोमेंटम क्या होता है। मान लीजिए आपने आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया बैंकिंग के लिए, तो पहला जो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता होता है उसमें आपको पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि काफ़ी दिन से पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है। पर जब एक बार जब आपने मोमेंटम गेन कर लिया, आपने वो गति गेन कर ली, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। आप रोज़ पढ़ोगे, रोज़ अपने टाइम टाइम से नींद से उठोगे, अपना जो डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई है वो करोगे, तो ये मोमेंटम जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो इसको प्रोग्रेस या फिर ट्राइब भी कहा जाता है। सिनोनिम एंटोनिम में आपको स्टैग्नेशन पीरियड या फिर जो स्लो डाउन है, स्टैग्नेशन मतलब बैठे रहना, कुछ ना करना, ओके। 3 सेंटेंसेस में यूज़ देख लेते हैं। द समिट एम्स टू मेंटेन मोमेंटम इन क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है उसमें मोमेंटम चाहिए, उसमें गति चाहिए ताकि क्लाइमेट चेंज ना हो, क्लाइमेट चेंज को हम रोक पाए। द कैंपेन गेन मोमेंटम आफ्टर पब्लिक सपोर्ट। जब पब्लिक किसी कैंपेन को सपोर्ट करती है तो उसके बाद वो मोमेंटम पकड़ती है, वो गति पकड़ती है। रिफॉर्म मस्ट कंटिन्यू विद मोमेंटम। जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसको अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए मोमेंटम चाहिए, गति चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। जो आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है टर्न टुगेदर बाय ग्रुप। जो अपने टर्न टुगेदर बाय ग्रुप का मतलब होता है सामूहिक, सारे लोग एक साथ मिलकर करना, उसको होता है कलेक्टिव या फिर जॉइंट या फिर शेयर्ड, आप इसको सिनोनिम में बोल सकते हैं। एंटोनिम है इंडिविजुअल एंड सेपरेट, इंडिविजुअली कोई काम करना। 3 सेंटेंसेस में हम इसकी यूज़ ले लेते हैं। द आर्टिकल एम्फेसाइजेस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि कलेक्टिवली सबको रिस्पॉन्सिबल होना है क्लाइमेट चेंज के लिए। कलेक्टिव एफर्ट ब्रिंग्स बेटर रिजल्ट। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। कलेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी फॉर नेशनल गोल्स। देश के नेशनल गोल के लिए कलेक्टिव एक्शन नेसेसरी है। सब मिल के, एवरीवन मिल के एक्शन करना पड़ेगा तब जाके नेशनल गोल अचीव होगा। सो फ्रेंड्स दिस इज़ इट। आज के लिए 20 वर्ड्स यही थे। कल हम दोबारा और 20 वर्ड्स लेके किसी नए आर्टिकल से आपके साथ हाजिर होंगे। तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।